हेलो बच्चे, अनलिमिटेड फिजिक्स क्लास आपके लिए ऑनलाइन मोड में लाया गया है। ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं और साथ में जो बच्चे नीट एंड जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें मेनली 3 फैक्टर्स जो कि आपको एडवांटेजेस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। फर्स्ट एडवांटेजेस जो मिलेंगे आपको कि जो भी टॉपिक जो भी फैक्ट बताया जाएगा वो डेप्थली फैक्ट बताया जाएगा। दैट मीन्स कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो उनके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। सेकंड फैक्ट है कि बच्चों के लिए जो परेशानियां हैं, टाइम फैक्टर है ना। दैट मीन्स वेरी लेस टाइम में आपको एक अच्छा फुल पैकेज मिलेगी जो आपके लिए एडवांटेज होने वाले हैं। और तीसरा जो फैक्टर्स होती है इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा या एक टाइप सेपरेट वीडियो सीरीज लेके आऊँगा जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। खास करके वो क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमने पढ़ा दिया हूँ उस टॉपिक को कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस के हेल्प से, और इंक्लूडिंग पास्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी किसी न किसी पेपर में पूछा हुआ है ना। दैट इज द आपके लिए कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट एडवांटेजेस होने वाले हैं। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन ये होते हैं कि सर मैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर ये कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस में क्यों जुड़ूँ, है ना। दैट आर द बच्चे के अंदर ये इस तरह की भावनाएं चलते रहती है। तो देखो बच्चे, प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि स्कूल में जो आपके कोच हैं, है ना, ओनली फोकस करते हैं एनसीईआरटी, दैट इज द ओनली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पे ही आपको बताया जाता है ना, जो कि वो भी ज़रूरी है ना। बट वो आपके लिए इनफ नहीं है कि आप किसी कंपटीशन के लिए फेस कर पाओ। खास करके नीट के लिए, खास करके जेईई के लिए, उनके लिए आपको कहीं ना कहीं या तो कोचिंग में या तो ऑनलाइन मोड में जुड़नी पड़ेगी। अब बात होती है कि सर कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है, तो कोचिंग क्लासेस हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेनिफिट, ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिट रहेगा। तो देखो ये बात मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हो कि कोचिंग क्लासेस का जो ऑफलाइन मोड में हो रही है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट हैं, तो बच्चे के अकॉर्डिंग टू टीचर रिफॉर्म होती है, अपने आप को चेंज करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो क्वेरीज होती है उनके अकॉर्डिंग टू फिर डेवलप होती है, क्योंकि इंटरेक्शन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होती है। तो दैट इज मेन एडवांटेज होती है ऑफलाइन क्लासेस का, जो कि इन आपको ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक इसके अलावे भी और सारे पॉइंट हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस में बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ बच्चों के पास रिसोर्स की कमी हो जा रही है कि ऑफलाइन क्लासेस में या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेंटर इतने दूर हैं, अपने घर से जा नहीं सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है दैट इज़ द मनी प्रॉब्लम। इतनी कॉस्टली आज के टाइम में रिसोर्स हो चुके हैं कोचिंग क्लासेस का, जो कि बच्चे एक्सेस करना मुश्किल हो जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एडवांटेज भी चाहिए, रिसोर्स की कमी है ना। तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस सबसे बेस्ट वे हैं जिससे वो अपने कॉन्सेप्ट को या किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलता है या वेरी लेस अमाउंट पे करने के बाद आपको मिल रही है। तो ये आपके लिए एडवांटेज हैं। अब देखो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब ऑनलाइन क्लासेस करो तो 2 पॉइंट आप हमेशा अपने माइंड में रखो। एक सेल्फ डेडिकेशन, कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई फिजिकली प्रेशर नहीं बना रहा है कि आप क्लासेस फुल डेडिकेशन के साथ, है ना, करनी है, वो फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो पाती है। तो आपको खुद से अपने आप को सेल्फ डेडिकेटेड करनी होगी कि मुझे क्लास एनी हाउ हमें सीखनी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप बैठो कॉपी पेन लेकर के बैठो, है ना, ताकि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो। उसके बाद ही आप आगे चेक करो कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही, उसको एनालिसिस करके आप उसको देख सकते हो, है ना। दैट आर द सेल्फ हार्ड वर्किंग। कुछ इस तरह की बातें हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे अपने कंटेंट को आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो आपके लिए 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो हमने लाया है।
है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में दैट मीन्स जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे आपके लिए, दैट इज द थ्योरेटिकल लेक्चर होंगे। आपको पता है इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होती है, चीज़ों को जानना। आप 11th से 12th में आए, 11th में आप फिजिक्स देखे ही होंगे, है ना। खास करके फिजिक्स जो होती थी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यस या नो। तो मैथमेटिकल कितना इंपॉर्टेंट होती है वो तो आपको पता ही है ना। और साथ में दूसरी पॉइंट है कि हमें कुछ ना कुछ समझने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करनी जरूरी है ना। दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम टाइम में एज यूजुअल पॉसिबल होगी तो उतने कम टाइम में मैं सारे थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लूँ, यस या नो। सो लेट्स वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th class as well as NEET and IIT JEE preparation. This is the electrostatics. First of all, electrostatics, that means electricity इन रेस्ट कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है, ये जो डील्स करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी इन रेस्ट कंडीशन में डील कर रहा है। दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी इन रेस्ट, या आप बोल सकते हो स्टैटिक कंडीशन, है ना। तो ये चीजें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमें यही चीजें पढ़नी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एनीथिंग इन रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द चेंज इज नेग्लिजिबल, या चेंज इज, है ना, दैट मीन्स नो चेंज। दैट मीन्स स्टैटिक्स एनीथिंग इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है जब चार्ज इन रेस्ट कंडीशन में होता है, दैट मीन्स चार्ज क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में होगा। तो दैट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, charge in rest condition is called as electrostatics। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है ना, या व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, हम लोग इसका बात कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जैसा कि हम लोग बच्चे जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है वो मैटर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। यही पार्टिकल्स के बारे में हम लोग टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ, हम लोगों का टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट हुआ या हमारे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, तो हम लोग डिस्कवर किया दैट इज द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्कवर किया, है ना। आफ्टर एडवांसमेंट we have to discover large number of particles। ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कुछ रेयर्स पार्टिकल्स होंगे और कुछ सम आर्स रेयर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ रेयर्स पार्टिकल हैं जिनके बारे में पढ़ना है। जनरली हमें क्या बात करनी है,
3 पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख लो, या जो आपको इम्पोर्टेंट लगे लिख लीजिए। आप इट में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद रब कर दूं। नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये रेयर पार्टिकल्स होते हैं फ्यू नंबर में, तो वो रेयर पार्टिकल्स, इसमें से 3 मोस्ट रेयर पार्टिकल के बारे में हमें पढ़ना है। 3 मोस्ट रेयर पार्टिकल्स जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है उसका बात कर रहा हूं। दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस है नो। अगर मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, दैट इज 9.10940 10⁻³ kg. This is the mass of an electron. The mass of proton is 1.67262 into 10⁻27 kg. This is the mass of the proton. And the mass of neutron is equal to 1.67. थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास क्या होती है, प्रोटॉन के मास से हैवियर होते हैं। दैट मीन्स 1.67493 इंटू 10⁻27 kg होती है। तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये 3 पार्टिकल्स हैं। ये 3 पार्टिकल के बारे में हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमें बात करनी है, जिसे जो हमारे पार्ट की, हमारे सिलेबस की बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दिस इज द रेयर पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है कि कभी भी 2 मास सिस्टम आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे मास के कारण, किसी भी मैटर का कुछ ना कुछ मास होती है, उस मास के कारण से क्या होती है, 2 पार्टिकल के बीच में या 2 बॉडी के बीच में जिनका कुछ ना कुछ मास होती है, तो वहाँ पे एक लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ व्हेन 2 particles interact to each other, there some attractive force are exerted that based on universal law of gravitation. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया स्पेस के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, सपोज हमने माना कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ मास इसका भी है, कुछ ना कुछ मास इसका भी है। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मास, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये क्या होगी, अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ, अब ये फोर्स क्यों लग रहा है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल हैविंग सम मासेस। अब ये कितने फोर्स लगेगा, एफ जी का वैल्यू कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। एंड कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। नाउ ये m1 m2 क्या है, तो दिस m1 m2 इज द mass of one body and second body which are interact to each other, but in this case both are the electron, so mass of electron m1 and m2 are same. That means the value of G 6.67 10⁻⁻12 Newton meter square per kg square multiply
मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.10940 इंटू 10⁻³ kg का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ m1 m2 दोनों क्या है, सेम है, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर गैप, r इज द गैप, ये गैप है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसको हम लोग लिखेंगे 10⁻² मीटर का स्क्वायर। तो ना ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपने पास यहाँ पे वैल्यू आने वाला है 5.5 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। तो दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे इसे आप लिख लो, लिख लिए, तो इसे रब कर दे रहा हूं। तो क्या देखा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर पे रखा गया तो जो फोर्स लग रहे थे दैट इज इक्वल टू Fg का कितना था, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन का फोर्स लग रही थी। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन को साथ में रखे हैं तो एक अनदर फोर्स भी लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखा गया कि हाउएवर व्हेन two electron kept with a separation of 1 centimeter, it experiences a repulsive force that is 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगा हुआ है, रिपल्सिव, जिसको रिपल्सिव नेचर का बोल रहे हैं, तो ये बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज के कारण लगी हुई है ना। तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, है ना। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए हम लोग एब्रिविएशन जो यूज करते हैं एफ सबस्क्रिप्ट में ई यूज करेंगे एज ए एब्रिविएशन, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका वैल्यू हमने अभी बता रहा हूँ कि ऑब्जर्व करके बताया 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन है ना। तो ये जो फोर्स हमने निकाला दिस इज द अट्रैक्टिव नेचर का। ये आगे आपको समझ में आएगी कि ये फोर्स कैसे निकाला बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक दो वीडियो के बाद, है ना। तो दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू कितना है, 2.3 10⁻24 न्यूटन। और यहाँ जो आप ये रिपल्सिव नेचर, दिस इज द रिपल्सिव फोर्स है ना, जिसकी वैल्यू क्या है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और आपको एक ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मास के कारण एक फोर्स लग रहा है, कितना 5.5 10⁻⁻27 न्यूटन का फोर्स लग रही है, 67 न्यूटन का फोर्स लग रही है, जो कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन में ये वैल्यू क्या है, काफी छोटी वैल्यू है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इज मच हायर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स वाई दो इलेक्ट्रॉन को अगर आप रखते हो साथ में तो वहां पे क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाती है। दैट आर द मेन रीजंस। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चे, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। एक चीज और बच्चे यहां पे देखनी है आपको, आप क्या देख रहे हैं कि एक आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है,
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों लग रही होगी? तो मास के कारण आपने क्या देखा कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, मास ड्यू टू मास के कारण। तो इन एडिशन टू मास एनी मैटर के अंदर अगर मैं बात करूं, इन एडिशन टू मास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है दैट इज नोन एज चार्ज, जिस कारण से, जिस रीजन से आपको क्या कर रहा है, आपको एक ऑब्जर्विंग देखने, आपने एक ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मिल रहा है। और ये क्यों मिल रही है मैटर के अंदर? ड्यू टू अ properties, that properties is called as charge. That means हम लोग क्या लिख सकते हैं? In addition to mass the another property that exerted a repulsive force such properties is called as charge. Property is called as charge. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे, कॉल्ड चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलो। कि क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है जिस कारण से वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिल रही है। सच एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को ही हमने क्या नाम दिया? चार्ज। तो इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो बच्चे इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को हमने बात किया, सिमिलरली अगर मैं दो प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा तो वहां दो प्रोटॉन के बीच में भी एक फोर्स एक्सर्टेड हो रही थी, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स। तो दैट मीन्स सिमिलरली व्हेन टू प्रोटॉन placed at 1 centimeter apart, the repulsive force exerted between these two elementary particle। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुई होगी? बिकॉज ऑफ चार्ज के कारण। तो प्रोटॉन के पास भी क्या होती है? चार्ज होती है। दैट मीन्स द प्रोटॉन हैव आल्सो सम चार्जेस एंड द फोर्स जो एक्सर्टेड हो रही थी, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा गया कि जो रिपल्सिव फोर्स हो रही थी वो कितना हो रहा था? दैट इज 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रही थी दो प्रोटॉन के बीच में, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सके, सपोज ये एक प्रोटॉन है, एक दूसरा प्रोटॉन है, तो ये दो प्रोटॉन को अगर मैं 1 सेंटीमीटर के अपार्ट पे रख दिया गया तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। तो ये रिपल्सिव फोर्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव बोल रहे हैं, जिसका वैल्यू आपके पास कितना मिला है? 2.3 10⁻24 न्यूटन मिला है। और रिपल्सिव फोर्स इतने अमाउंट की मिल रही है, दैट मीन्स कुछ न कुछ प्रॉपर इन एडिशन टू मास एक प्रॉपर्टीज होगी, उस प्रॉपर्टीज को हमने बोल दिया चार्ज। तो प्रोटॉन के पास भी क्या होती है? चार्ज होती है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज हमने क्या किया? दो न्यूट्रॉन को क्या कर दिया? प्लेस कर दिया सिमिलरली, है ना। नाउ व्हेन टू न्यूट्रॉन आर separated with 1 centimeter apart, their
are only one type of force exerted that is attractive force, that is gravitational force which is attractive in nature. दैट मीन्स यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं या ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास क्या होते हैं, ओनली क्या होगा, मासेस होते हैं, चार्जेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। दैट एज अ रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, दैट इज न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होती है। तो ये आपका क्या था, हमने देखा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज होते हैं, यही चार्ज के कारण क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। और मास में कोई मैटर है तो मास तो होंगे ही, और मास अगर होते हैं तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्ट होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्ट हो रही है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, जिस कारण से, और अट्रैक्टिव नेचर की इतनी, उसकी वैल्यू इतनी कम होती है तो रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी ज़्यादा होती है कि जिस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं ओनली रिपल्सिव फोर्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इन केस ऑफ न्यूट्रॉन देयर वर नो एनी चार्जेस, है ना, नो एनी फोर्सेस एक्सर्टेड। एज ए रिजल्ट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, दैट इज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो बच्चे इसे रब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज हमने बात किया कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहे थे। जब 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया था तो ये रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा था, दैट इज 2.3 10 के पावर -24 न्यूटन का। सिमिलरली दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन के बीच में भी क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू आल्सो 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन। बट देखा क्या गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्जेस जो होते हैं, दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वली चार्ज होती है एज अ मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ पे देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और जिस अट्रैक्टिव फोर्स लगने का एक रीजन यही हो सकते हैं कि दो जो चार्जेज होती है मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फोर्सेस लग रहा था। दैट मीन्स चार्जेस जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, नेचर वाइज अपोजिट होगा। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली जनरली क्या होती है कि ऐसे ही हमने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके ऊपर चार्जेस क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और प्रोटॉन क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कंसीडर किया गया है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज of electron and proton are same, but their nature, but opposite in nature, that means unlike in nature। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन द प्रोटॉन कितना होगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स सिंबल हम लोग QE यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू, है ना, दैट इज इक्वल टू -1.62018 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन विच इज इक्वल टू QP दैट इज इक्वल टू 1.62018 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये क्या है, प्रोटॉन पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। लेकिन देखो अब ये हम लोग यहाँ पे निगेटिव देख करके ये नहीं सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होती है प्रोटॉन के चार्ज से कम होता है। निगेटिव सिर्फ हमने नेचर वाइज अपोजिट दिखाने के लिए एक पे माइनस एक पे प्लस दिखाया। इसका मतलब ये नहीं हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस क्या होती है, कम होती है प्रोटॉन से, नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखने के बाद, ठीक है। तो इसे आप लिख लो। फिर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ चार्जेस, लिख लिए, रब कर रहा हूं। यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट जो चार्ज का है, SI यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम्ब। एंड इसके लिए जो एब्रिविएशन यूज करता हूं वो एब्रिविएशन क्या होगा, दैट इज कैपिटल C। कूलम्ब के लिए कैपिटल C यूज करेंगे एज एब्रिविएशन, ठीक है। अब हाउ टू डिफाइन द वन कूलम्ब, तो कूलम्ब को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि किसी कंडक्टिंग वायर से, इस कंडक्टिंग वायर, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर से जब इस वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए 1 सेकेंड में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड एज 1 कूलम्ब। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब इज द 1 कूलम्ब इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, through the wire if it is 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज 1 कूलम्ब। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रहेंगे, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देन हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।